हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गोल पे। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर से जितने भी जीके रिलेटेड एग्जाम हैं हमारे देश में, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पीसीएस हो गया, जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, कांस्टेबल हो गया, यानी जितने भी जीके रिलेटेड एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और एक ही बार में इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारा संविधान निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान में टोटल 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि संविधान में संशोधन करके और अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 कर दिया गया है। ठीक है, और अगर भागों की बात की जाए तो वो भी लगभग जैसे कि 9 का क हो गया, क ख ऐसे जोड़ के भाग भी 25 हो चुके हैं। और अनुच्छेद की बात की जाए तो लगभग 465 से प्लस हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज का हमारा जो चैप्टर है वो अनुसूचियों के ऊपर है, तो आज सिर्फ हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली अनुसूची में क्या बताया गया है, तो हमारे देश में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उसके बारे में पहले अनुसूची में बताया गया है। अब देखिए, पहले अनुसूची हो गया, पहले भाग हो गया और पहले अनुच्छेद हो गया, सब में लगभग यही बात बताई गई है कि हमारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कि पहली अनुसूची में क्या है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया। ठीक है, आइए दूसरी अनुसूची। अब देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में जितने भी हमारे देश में पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, उनकी वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में बताया गया है। वेतन, भत्ता, पेंशन। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो हमारे पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये दो आप लोगों को याद हो गया होगा। पहले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में हमारे पदाधिकारी के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। आइए तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो ये जो हमारे पदाधिकारी हैं, अभी मैंने बताया कि दूसरी अनुसूची में आप लोग देख रहे हैं वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात किया गया है। इनके शपथ के बारे में वर्णन है। शपथ, अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो पहले कोई आदमी है या कोई भी पदाधिकारी की ही बात कर लेते हैं। वो उनको पहले वो जाएंगे कहीं पे तो पहले पूछेंगे कि हमें वेतन कितना मिलेगा, उसके बाद ही शपथ लेंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग इसको रिलेट करके याद कर लेंगे कि पहले वेतन होगा, उसके बाद ही शपथ लिया जाएगा। ठीक है, तो अनुसूची 3 में क्या है, तो शपथ के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं चौथी अनुसूची। देखिए चौथी अनुसूची में क्या है,
तो ये जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यसभा में इनके सीटों के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों के बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखिए हमारे जो राज्यसभा में है उसमें सदस्य जो चुन के जाते हैं वो राज्यों की विधानसभा से चुन के जाते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ की विधानसभा है। तो वही है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने सीटें होंगी और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीटें होंगी। ठीक है, तो आइए चार को याद कर लेते हैं। पहले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है कि कितने हमारे देश में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में हमारे पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरे में उनके शपथ के बारे में बताया गया है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवी अनुसूची। दोस्तों पांचवी अनुसूची में क्या है, तो जो हमारे देश में एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं, एससी एंड एसटी, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या है, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया, किनके, एससी और एसटी समुदाय के लोगों को। ठीक है, छठी अनुसूची भी लगभग सेम ही है। छठी अनुसूची, इसमें 4 राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। वो 4 राज्य कौन कौन सा है, असम, मेघालय, उसके बाद आते हैं मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ पे सिर्फ इसको एसटी, यहाँ पे एसटी नहीं होगा दोस्तों, एसटी सिर्फ और सिर्फ एसटी। 4 राज्यों के जनजातियों के बारे में बताया गया कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया। ठीक है, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि असम, मेघालय और इसको मिजोरम, त्रिपुरा के लिए मित्र, आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा। मित्र, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, ये मिजोरम और त्रिपुरा के लिए मित्र ट्रिक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची, स से 7वीं होता है और स से सूची होता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है, तो सूचियों का वर्णन है। ठीक है, सूचियों का, जैसे कि हमारे अभी संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और जो समवर्ती सूची है वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में यहाँ मैं लिख देता हूँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची पे सरकार बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची के विषय पर सरकार बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पे दोनों का है। लेकिन अगर दोनों के बीच टकराव होता है तो केंद्र सरकार को अधिक पावर है इस समवर्ती सूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी, लेकिन कुछ संविधान संशोधन हुए और प्रारंभ में 14 भाषा थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और किस संशोधन द्वारा इस भाषा को जोड़ा गया है उसको भी हम लोग देखेंगे एक चार्ट में। तो अभी आप लोग याद रखिए कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है। ठीक है, आइए 9वीं अनुसूची में।
9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। नौवीं अनुसूची, देखिए 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था। उसको ये जितनी भी अनुसूचियां हैं और जिसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, उसको हम लोग एक चार्ट में देख लेंगे। अभी आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में आते हैं। 10वीं अनुसूची से आप लोग दल बदल ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा कि 10वीं में दल बदल। ठीक है, दल बदल देखिए जो हमारे देश में जो दल है और उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टी का कोई सदस्य है और चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे पार्टी में चला जाता था, तो इसको लेकर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें दल बदल को शामिल किया गया। ठीक है, कि कोई भी जो दल है वो चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में नहीं जा सकता है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में आते हैं। 11वीं अनुसूची में, तो इसमें 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायतों के बारे में बताया गया। ठीक है, पंचायत 11वीं में पंचायत। और 12वीं में आ जाते हैं नगर पालिका या नगर प्रशासन। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग याद कर लेते हैं, उसके बाद एक चार्ट में इसको देख लेंगे। ठीक है, तो 8वीं में क्या है, तो 22 भाषा का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल और 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है और 12वीं में नगर पालिका से। इसमें कुल 29 कार्य क्षेत्र हैं और इसमें 18 कार्य क्षेत्र दिया गया है। नगर पालिका को 18 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं और पंचायत को 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। इसके बाद इसको किस किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुसूचियों को, उसको हम लोग देख लेंगे एक चार्ट में। तो आइए, दोस्तों मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है और इस चार्ट के माध्यम से इसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने 7-8 अनुसूचियाँ बताई थी वो ऐसे ही उसको मतलब याद करने वाला था और इसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 8वीं अनुसूची के बारे में मैंने